सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है पिछले क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी और पावर को देख चुके थे। वर्क एनर्जी पावर हम लोग का लास्ट चैप्टर हम लोग का फिजिक्स का, वो हम लोग का था वर्क एनर्जी और पावर। तो इसके बाद अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो सिलेबस में इसके बाद क्या है, साउंड एंड वेव है। और साउंड एंड वेव से भी क्वेश्चन पूछता है, और साउंड एंड वेव से भी क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन का लेवल क्लास 9 का ही लेवल रहेगा। ठीक है, साउंड एंड वेव के लिए भी जो लेवल रहेगा, यानी ध्वनि और तरंग, हिंदी में कहते हैं ध्वनि एंड तरंग। क्लास का टाइम पहले ही बता दिए थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन होते हैं ना तब आसान होता है। चलिए देखिए, तो साउंड एंड वेव आज हम लोग को कवर करना है, यानी कहने का मतलब ध्वनि एवं तरंग। और इसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा टेस्ट में वो आपका क्लास 9 का कुछ बेसिक लेवल, कुछ आपका क्लास 11 का भी लेवल होता है, जिसमें डॉपलर का इफेक्ट और साउंड का डिपेंडेंसी की कितना स्पीड होगा, डेंसिटी के कारण चेंजेस होता है, ये सारा कुछ क्लास 11 का भी होता है। और ये चैप्टर को एक साथ कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको 2 क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। साउंड एंड वेव को आज सारा बेसिक बात समझ जाएंगे। साउंड एंड वेव का जितना भी बेसिक बात है आज सब इसमें कवर कर लेंगे। इसके बाद डॉपलर का इफेक्ट और डेंसिटी पे साउंड कैसे डिपेंड करता है या वेव कैसे डिपेंड करता है, इसको लेकर के अगले क्लास में देख लेंगे। बट पीडीएफ मैंने जो तैयार किया है वो मैंने पूरा पीडीएफ तैयार कर दिया है, और इस पूरे पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पीडीएफ है। और पीडीएफ में क्लास 11 का जितना भी बेसिक बात है जो आपके टेस्ट के लिए जरूरी है वो सब कुछ पीडीएफ में इंक्लूड किया गया है। पीडीएफ में किस किस पॉइंट पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है वो मैं अभी लेक्चरेट कर दे रहा हूँ, बाकी एमसीक्यू क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन का लेवल सिंपल होता है, और पहले के जो टेस्ट में पूछा गया है क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत बेसिक क्वेश्चन में पूछा गया था। पहले के जो टेस्ट हुआ है पटना यूनिवर्सिटी को लेकर के, उसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि बताइए ऑडिबल जो साउंड है उसका रेंज क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछा गया है। तो ये जो चैप्टर का जो लेवल है ये आपको क्लास 9 का सारा साउंड एंड वेव का बात आपको याद रखना है क्लास 9 का, और क्लास 11 का कुछ स्पेशल जैसे डॉपलर का इफेक्ट और साउंड का डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है वो सारा बात। तो क्लास 9 का जितना बेसिक है सब अभी इसमें कवर कर लेंगे। पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल गया होगा। पीडीएफ गया है ना सबके पास? पीडीएफ आपके पास चल गया है, और टॉपिक हम लोग का क्या है, वेव्स एंड साउंड का। अब देखिए, वेव्स एंड साउंड में वेव्स का मतलब क्या होता है, तरंग, और साउंड का मतलब क्या होता है, ध्वनि एवं तरंग के बारे में बात हो रहा है। और सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन उठता है वो वेव से ही उठता है, और पूछ देगा कि बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल क्या है या मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल क्या है। तो थोड़ा सा ये सब बात आपको ध्यान रखना होता है, तो थोड़ा सा वेव के बारे में थोड़ा सा स्पेशल आपको ध्यान रखना है। अगर जिनका वेव ठीक ठाक रहेगा, वेव के अगर वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस पोर्शन से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इस पोर्शन से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही रहेगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही मैक्सिमम रहेंगे। और देखिए, कह सकते हैं कि पिछले बार एक कैंडिडेट भी थे जो भी आपके क्लास में ज्वाइन भी है, वो पीछे साल 2022 में पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में बैठे भी थे, तो उनको कह सकते हैं कि बहुत कुछ पता भी है, टेस्ट में पिछले बार बैठे हैं तो उनको सब नॉलेज वगैरह है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, तो उनका आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट में उनसे बात हम लोग करेंगे। 2022 के टेस्ट में बैठे थे, है ना नंद, आप ही ने बैठे थे टेस्ट में? आपका पूरा नाम क्या है? नंद, या शायद में भी कुछ पूरा आपका नाम है। आप ही 2022 के टेस्ट में बैठे थे, बट कह सकते हैं कि नंबर प्रॉपर वगैरह नहीं आ पाया था, तो मनपसंद पेपर इनको नहीं मिल पाया था। बट ये 2022 के टेस्ट में बैठे थे, तो कह सकते हैं कि अभी 2023 में आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो 2022 के टेस्ट में ये सब क्वेश्चन का लेवल देख चुके हैं। और वही देखिए, वो बता भी देंगे, हम लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, इसके बारे में सब जान भी रहे हैं। तो जो टेस्ट दिए आप उनसे एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं, और कभी एक्सपीरियंस शेयर भी आपको करवा देंगे। तो वेव्स एंड साउंड की शुरुआत करते हैं। वेव्स एंड साउंड का मतलब क्या होता है, ध्वनि एवं तरंगे। और सबसे बेसिक आपको बात याद रखना है वेव के बारे में। वेव तरंग क्या है, तो वेव के बारे में बात करें तो वेव बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। यानी अगर किसी भी सिस्टम में अगर आप कुछ भी डिस्टर्ब करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे एक डिस्क रखा हुआ है, अगर आप इसको हिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और ये डिस्टर्बेंस मूव करता है, डिस्टर्बेंस आगे लगातार बढ़ता है,
तो हम लोग को क्या करना होता है, ये जो डिस्टरबेंस है इस डिस्टरबेंस को तो वेव कहते हैं यानी तरंग कहते हैं, और ये जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है इसके प्रोपगेशन को भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, यानी ये तरंग कैसे आगे बढ़ रहा है इसको भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो वेव के बारे में बात पहली हो गई। वेव क्या है, तो वेव अपना डिस्टरबेंस है मीडियम में, और जब भी वेव डिस्टरबेंस क्रिएट करता है तो साथ में ये क्या कैरी करता है, एनर्जी को कैरी करता है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में। तो ध्यान रखना है ऊर्जा का भी संचरण होता है। जब भी तरंग उत्पन्न होगा, जब भी तरंग आपका उत्पन्न होगा तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का संचरण भी करेगा, एनर्जी को भी कैरी करेगा। तो ये तो बात हो गई वेव को लेकर के। क्वेश्चन यहाँ से मेनली बनता है कि कौन सा वेव किसका एग्जाम्पल है। तो अगर बात की जाए वेव को लेकर के, तो वेव मेनली दो टाइप्स में हो सकता है। ये मैटर वेव, मैकेनिकल वेव को ही लिखा है अलग तरीके से। तो समझते हैं वेव को लेकर के। तो वेव जब भी होगा, वेव अब ट्रांसमिट करेगा, यानी वेव को अब आगे बढ़ना, यानी जब भी आप मीडियम में डिस्टरबेंस किए, जब भी आप उसमें हलचल उत्पन्न किए, जब भी आप उसको डिस्टर्ब किए, तो अब क्या होगा, डिस्टर्ब करने के बाद जो आपने एनर्जी दिया, जैसे आप यहाँ पर हैं, आपने इसको डिस्टर्ब किया, आपने अपने हाथों से इसको हिलाया, मान लेते हैं कि बेंच या डेस्क को आपने हिलाया, इसका मतलब क्या दिया, आपने फोर्स दिया, आपने इसको क्या दिया, एनर्जी दिया। तो आपने यहाँ पे एनर्जी दिया था, यानी मान लेते हैं कि यहाँ वाले पार्टिकल को आपने एनर्जी दिया था। अब क्या होगा, आपने जब इसको एनर्जी दिया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गया, और डिस्टर्बेंस हो गया मतलब क्या है, वेव है यानी तरंग है। अब ये क्या करेगा, ये अपने कोरेस्पॉन्डिंग यानी इसके बगल वाले एटम को देगा, ये फिर इसके बगल वाले एटम को, इसी तरीके से आपका वेव क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, आपका वेव आगे बढ़ते जाएगा। तो जब भी ट्रांसमिशन होता है वेव का, जब भी तरंग का संचरण होता है, तो क्या होता है, एनर्जी का भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो अगर बॉडी में एनर्जी के ट्रांसफर के लिए, या कह सकते हैं जब भी बॉडी में मैंने डिस्टर्बेंस दिया, जब भी बॉडी में वेव प्रोपगेट करना स्टार्ट किया, यानी वेव तरंग स्टार्ट हुआ है, तो अगर उसके ट्रांसमिशन के लिए पार्टिकल की जरूरत है, अगर उसके ट्रांसमिशन के लिए कोरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल एक्चुअली में वाइब्रेट करता है, यानी मैंने इसको एनर्जी दिया था, ये इसको दिया, ये इसको वाइब्रेट किया, ये बगल वाले को वाइब्रेट किया, ये बगल वाले को वाइब्रेट किया, इसी तरीके से वाइब्रेशन चलते रहा, और एनर्जी ये इसको दिया, ये इसको दिया, एनर्जी, इस तरीके से एनर्जी भी आगे बढ़ते रहा। यानी कहने का मतलब अगर मीडियम की जरूरत है तो ऐसे वेव को, ऐसे तरंग को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव, या कह सकते हैं मैटर वेव। और अगर मीडियम की जरूरत नहीं तो ऐसे वेव को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मेनली वेव का यही टाइप है, ध्यान रखना है, मैकेनिकल वेव और क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव का एग्जांपल आप याद रखिएगा, मेनली आपको टेस्ट में एग्जांपल ही पूछेगा, तो साउंड वेव है, वाटर वेव है, ये जितने भी सारे वेव से ये किसके अंडर में आते हैं, मैकेनिकल वेव में, या कह सकते हैं मैटर वेव में आ जाएंगे। और बाकी लाइट वेव और रेडियो वेव, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये पूछ चुका है, कई बार पूछा है, लाइट इज एन, और एग्जांपल आपको दे देगा मटेरियल वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या नन ऑफ दीज, इस तरीके से। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लाइट वेव यानी जो प्रकाश तरंग होती है वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ध्यान रखिएगा। साथ में जो रेडियो वेव है, यानी जो ध्वनि की तरंगे में जो रेडियो का जो वेव होता है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये तो बात हो गई वेव को लेकर के, तरंग कौन सा क्या तरंग होता है इसके बारे में ध्यान रखना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ वेव, यानी वेव का ट्रांसमिशन, यानी तरंग अब कैसे आगे बढ़ रहा है, तरंग यानी जो अपना वेव है, वेव कैसे बढ़ रहा है आगे। तो वेव अगर आगे बढ़ने के टाइम में जो इसका पार्टिकल है, मैंने बताया था कि ये जो पार्टिकल है, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, आपने अपने हाथों से धक्का दिया इस डिस्क को, तो आपने किसी एक एटम को धक्का दिया होगा। अब ये क्या करेगा, अब जो आपने इसको फोर्स दिया, जो आपने इसको धक्का दिया, तो धक्का देने के बाद क्या, अब अगर इसका पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे, मतलब ऊपर नीचे वाइब्रेट करे, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और अगर पार्टिकल पैरेलल ट्रांसमिट करे, मतलब अगर आपने इधर से धक्का दिया और ये पैरेलल आगे पीछे हो, इस तरीके से हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो एक तो अपना हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी कहने का मतलब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, दो प्रकार का वेव हो जाएगा। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या बताएं, ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल है वो क्या करता है, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है, यानी लंबवतः कंपन करेगा। जो इसका वाइब्रेशन होगा पार्टिकल का, यहाँ ध्यान रखिएगा, जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा, यानी जो कंपन होगा, वो कंपन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी राइट एंगल के साथ होगा। तो ऐसे वेव कहलाते हैं ट्रांसवर्स वेव, यानी अनुप्रस्थ तरंगे। और वहीं अगर देख सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगे के केस में, यानी ट्रांसवर्स वेव के केस में, जो पार्टिकल है, देख रहे हैं कि पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, और मैक्सिमम ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है, ये इसका मीन पोजीशन है। और अगर इसके मीन पोजीशन से
जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो मैक्सिमम जो पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, तो वन साइड में एक क्रिस्ट बनाता है और नीचे के साइड में जब पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हुए जाता है तो क्या बनाता है, ट्रफ बनाता है, यानी श्रिंग बनाता है। और क्या बनाता है, एक अपना श्रिंग बनाएगा और एक अपना धैर्य बनाएगा। तो इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा, क्रिस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता है किस केस में, ट्रांसवर्स वेव के केस में। तो यहां से बस याद रखिएगा कि ट्रांसवर्स वेव के केस में क्या बनता है, तो क्रिस्ट और ट्रफ बनता है। और ट्रांसवर्स वेव के केस में क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट करता है, परपेंडिकुलरली पार्टिकल वाइब्रेट करता है। ये तो बात हो गई ट्रांसवर्स के वेव के केस में, यानी अनुप्रस्थ तरंग के केस में। हिंदी इंग्लिश को लेकर के, लैंग्वेज में लेकर के किसी को प्रॉब्लम हो रहा है या फिर सब ठीक है? लैंग्वेज को लेकर के किसी को ज्यादा कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? हालांकि पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है, थोड़ा बहुत हो तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को हिंदी इंग्लिश और दोनों में बताना पड़ता है। तो नीचे हिंदी इंग्लिश में दिया गया है, थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा एक बार तो ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, यानी कहने का मतलब अनुदैर्घ्य तरंग में। तो अनुदैर्घ्य तरंग के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल है, पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, क्योंकि वेव का जब ट्रांसमिशन होना है, यानी जब तरंग को आगे बढ़ना है तो जरूरी क्या है कि वाइब्रेशन होना है, मतलब कंपन होना जरूरी है। तो कंपन अगर क्या हो, कंपन अगर पैरेलली हो, यानी पैरेलल हो, मतलब वेव अगर आपने डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में दिया और इसका पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में आगे पीछे चल रहा है, इसका मतलब ये जो कौन सा तरंग होगा, तो ये अपना अनुदैर्घ्य होगा, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट करता है सेम डायरेक्शन में, प्रोपगेट करता है, यानी पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव, जिस डायरेक्शन में आपने डिस्टर्ब किया उसी डायरेक्शन में उसका पार्टिकल भी वाइब्रेट करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में क्या बनता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में क्या बनेगा, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बनेगा। तो ये अपना याद हो गया। इसको ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में क्या बनता है, यानी अनुदैर्घ्य तरंग के केस में क्या बनता है और अनुप्रस्थ तरंग के केस में क्या बनता है, याद रखिएगा। और वेव का एग्जांपल याद रखिएगा, वेव कितने प्रकार का होता है, कौन किसका एग्जांपल है, याद रखिएगा। और इस केस का कुछ एग्जांपल भी आपसे पूछ सकता है, जैसे अगर आपने यहाँ पे हुक पे लगा हुआ है, अगर एक रस्सी है, रॉप है, और अगर आप रॉप को यहाँ से हिलाते हैं तो इस केस में कौन सा वेव बनता है, तो इस केस में लॉन्गिट्यूडिनल बनता है। और अगर वाटर के सरफेस पे अगर पत्थर आप मारते हैं तो इस केस में क्या होता है, पानी ऊपर नीचे होता है, दिखेगा सही से, पानी ऊपर नीचे होता है, पानी कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, यानी परपेंडिकुलरली क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट हो रहा है। यानी वैसे सिचुएशन में पानी वाला, यानी तालाब में पत्थर फेंकने वाला केस में कौन सा वेव बनेगा, ट्रांसवर्स बनेगा। रस्सी वाले केस में क्या बनेगा, अनुदैर्घ्य बनेगा, यानी लॉन्गिट्यूडिनल बनेगा। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, ट्रांसवर्स वेव किस में बनता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में किस में बनता है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपका पूछेगा साउंड एंड वेव वाले इस चैप्टर से, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वेव मोशन के केस में, यानी जब वेव आगे बढ़ता है, चाहे वेव परपेंडिकुलरली फॉर्म में आगे बढ़े, ऊपर नीचे करते हुए आगे बढ़े, या फिर वेव पैरेलल करते हुए आगे बढ़े, जब भी वेव बढ़ता है, यानी जब भी वेव का ट्रांसमिशन होगा, जब भी वेव का प्रोपगेशन होगा, यानी वेव का जब तरंग का संचरण होगा, तो कुछ पॉइंट पे ध्यान रखना है। क्या है, वेवलेंथ है, यानी तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, और पार्टिकल वेलोसिटी है। ये आपका चार पांच पॉइंट है, चारों पांचों पॉइंट को समझ लेते हैं। वेवलेंथ करने का मतलब इस तरीके से अपना क्या हो रहा है, वेव है, इस तरीके से वेव अपना आगे बढ़ रहा है, और हम लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं, क्रिस्ट कहते हैं टॉप को, इसको कहते हैं टफ कहते हैं। तो कहता है कि दो नियरेस्ट, यानी कि यहां से लेकर के यहाँ के बीच का जो दूरी होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। यानी दो क्रिस्ट या दो कॉन्जेक्यूटिव क्रिस्ट कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ बात सेम पड़ेगा, जो दूरी होगा इतना ही के बराबर आएगा, मतलब दो कॉन्जेक्यूटिव क्रिस्ट या दो कॉन्जेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या कह सकते हैं दो कंप्रेशन के बीच का दूरी या दो रेयरफेक्शन के बीच का दूरी को क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। और वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है किसी से, लेमडा से। याद रखना है वेवलेंथ क्या है, दूरी है दो नियरेस्ट पॉइंट के बीच में। तो दो नियरेस्ट पॉइंट अब मैंने बताया कि इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, इसके बीच के दूरी को भी क्या कहेंगे, वेवलेंथ कर सकते हैं, या इसके बीच की दूरी को भी क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ कर सकते हैं। या अगर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाला केस होगा तो इस तरीके से बनेगा, पहले एक जगह पूरा सिकुड़ जाएगा, फिर थोड़ा सा कंप्रेशन होगा, मतलब एक जगह चिपकेगा, फिर अपना दूर दूर में जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ का और यहाँ के बीच में जो दूरी होगा इसको क्या हम लोग कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। तो वेवलेंथ करने का मतलब दो नियरेस्ट पॉइंट के बीच में, यानी जो नजदीकी बिंदु है उसके बीच का जो दूरी होगा वही अपना क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। इसके बाद आता है टाइम पीरियड। तो एक वाइब्रेशन, यानी एक बार वाइब्रेट करने में जो टाइम टेकन होता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं।
और फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब होता है 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेनली जो क्वेश्चन पूछेगा ऊपर से पूछेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट पे ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, तो हर्ट्ज के बारे में ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज होगा, तो हर्ट्ज के बारे में यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है वेलोसिटी ऑफ वेव, यानी वेव किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इसी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। तो ये सब बेसिक है। और एक रिलेशन है, रिलेशन याद रखिएगा। जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे थोड़ा सा याद रखिएगा। हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है फोर्स वाला चैप्टर से, वर्क एनर्जी पावर से पूछा जाता है, और भी आगे कुछ चैप्टर आएगा बताएंगे, लेकिन इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा नहीं। इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, एसएचएम के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, एसएचएम के बारे में। एसएचएम भी क्या है, एक प्रकार का वेव ही है, एक प्रकार का वेव मोशन है, यानी तरंग संचरण है। अंतर क्या है इसमें, पार्टिकल क्या होता है, अभी आपने देखा था कि पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, फिर आपने देखा था कि पार्टिकल पैरेलली चलता है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करता है। और एक एसएचएम जो होता है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कह सकते हैं जो सरल आवर्त गति है, उसमें क्या होगा, पार्टिकल टू एंड फ्रो, यानी आगे और पीछे। तो एसएचएम में पूछता है कि एसएचएम मोशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है क्या, तो टू एंड फ्रो मोशन को पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है, मतलब आगे और पीछे होना। पार्टिकल आगे जाएगा पीछे जाएगा, जैसे पेंडुलम का एग्जांपल किसमें आएगा, एसएचएम में आएगा। तो पार्टिकल आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, ये किसका एग्जांपल है, एसएचएम का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में क्लास 11 में ही पढ़ाया जाता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला केस भी याद रखिएगा। इसके बाद यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, और याद रखिएगा साउंड कौन सा वेव है, तो साउंड अपना आता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। याद रखिएगा एक चीज को ध्यान से, साउंड कौन सा वेव में आता है, लॉन्गिट्यूडिनल में आता है, यानी अनुदैर्ध्य में आता है, अनुप्रस्थ में नहीं, अनुदैर्ध्य में। और इसके बाद जो साउंड, जो सुनने की जो क्षमता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है, उसके बेसिस पे साउंड को डिवाइड किया जाता है 3 भाग में, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। यानी कहने का मतलब पराश्रव्य, श्रव्य और जो आप सुन नहीं सकते हैं। यानी इस केस में यानी कह सकते हैं जो आप सुन सकते हैं उसका रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बाद 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को भी आप नहीं सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से ज्यादा साउंड जो अल्ट्रा सोनिक कहलाता है, इसे भी आप नहीं सुन सकते हैं। और जो चमगादड़ होता है, बैट्स वाला एग्जांपल पूछता है, यानी जो चमगादड़ है, चमगादड़ कौन सा लैंग्वेज का यूज करता है, तो अल्ट्रासोनिक का। सार्क कौन सा लैंग्वेज का यूज करती है, मतलब सार्क कौन से साउंड वगैरह को, तो अल्ट्रासोनिक का। याद रखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे साउंड का रेंज याद रखेगा, डायरेक्टली पूछ दिया गया था 2019 के टेस्ट में, डायरेक्टली पूछ दिया गया था कि साउंड का बताइए क्या रेंज है जो आप सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ये बेसिक बात हो गई। इसके बाद चूंकि बात हो चुका था कि साउंड कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल है, यानी अनुदैर्ध्य है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि साउंड को ट्रेवल होने के लिए, यानी साउंड के ट्रेवलिंग के लिए क्या जरूरी है, मीडियम की जरूरत पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साउंड के ट्रेवलिंग के लिए क्या चाहिए, तो साउंड कैसा है, एक प्रकार का मैकेनिकल वेव है, यानी इसके ट्रांसमिशन के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत है, मीडियम का हमेशा जरूरत पड़ता है। इसके बाद ये वाला कंडीशन याद रखिएगा, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू क्वेश्चन, साउंड किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, तो साउंड सबसे ज्यादा किस केस में होगा, सबसे पहले सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। ये वाला कंडीशन याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी साउंड का जो गति है वो ज्यादा होगा किसमें, सॉलिड में, यानी ठोस में। इसके बाद साउंड की गति ज्यादा होगा लिक्विड में। इसके बाद साउंड का जो गति होगा वो सबसे कम किसमें होगा, गैस में होगा। तो ये वाला कंडीशन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जाता है। इसके बाद साउंड को लेकर के स्पेशल कंडीशन, क्लास 11 वाला सही कॉन्सेप्ट है साउंड को लेकर के, यानी जो साउंड है क्या है, वेव एक प्रकार का है, यानी जो ध्वनि है वो भी क्या है, एक प्रकार का तरंग है। और कैसा तरंग है, तो स्टार्टिंग से ही बताते जा रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल है। तो साउंड के बारे में ध्यान रखिएगा, साउंड रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्रैक्ट हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, डिफ्रैक्शन हो सकता है, बट साउंड कभी भी पोलराइज्ड नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, साउंड कभी भी पोलराइज्ड नहीं होगा। कंडीशन यहाँ से पूछेगा, साउंड के बारे में आपसे पूछेगा, साउंड कैन बी इंटरफेरेंस्ड, रिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह आपसे पूछेगा कि बताइए साउंड क्या नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा
कभी भी ध्वनि तरंगे का ध्रुवीकरण नहीं होता है, यानी पोलराइजेशन नहीं होता है। क्या क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है और डिफ्रैक्शन होता है। इतना चीज होगा, बट कभी भी इसका पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण नहीं होगा। तो याद रखिएगा साउंड के साथ क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ वाला कंडीशन में बताया गया है। और ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वगैरह है, यही है क्लास 11 का सब कॉन्सेप्ट है। तो इसको लेकर के जो क्लास 11 का जो बीच का कॉन्सेप्ट, इसको बाद में देख लेंगे हम लोग, एक और क्लास इसका लेंगे। और बट यहाँ का जो बेसिक है, बेसिक बेसिक बात बताते जा रहे हैं। इसके बाद देखिए इको के बारे में आता है। इको के बारे में, इको भी बेसिक बात है। इको का मतलब क्या हो जाएगा? साउंड का रिपीटेशन। अगर साउंड का रिपीटेशन इको के बारे में पूछेगा कि इको का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इको का फॉर्मेशन होता है साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण। याद रखिएगा इको का जो फॉर्मेशन है वो किसके कारण होता है? साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो इको के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद इंटरफेरेंस वगैरह को हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में देख लेंगे। ये सब बेसिकली पूरा क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। अभी क्लास 9 का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है सब बता दे रहे हैं। वही चीज है, मतलब इतना ही बात बेसिक है, ठीक है ना। क्लास 9 का जितना बात था सब पीडीएफ में कंक्लूड कर चुके हैं हम लोग। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश ऊपर में था, हिंदी में नीचे में था। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा एक बार हिंदी में पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। और जितना बात बताया है क्लास 9 वाला, मतलब जितना बात के बारे में भी डिस्कस किए हैं उसका नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्लास 9 वाला पोर्शन से ही पूछेगा। याद रखिएगा क्लास 9 वाला ही पोर्शन से पूछेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से 2 पूछ सकता है, 2 नहीं पूछे तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। चाहे पूछ दे आपको कि बताइए ये कौन सा वेव है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, या आपसे पूछ दे साउंड का रेंज पूछ दे सबसे सिंपल में कि बताइए अल्ट्रासाउंड का क्या रेंज होता है, इंफ्रासोनिक का क्या होता है और ऑडिबल का क्या होता है। तो तीनों का रेंज आपको बता दिए थे। और एसएचएम वाला एक जो कंडीशन बताया है, एसएचएम वाला कंडीशन याद रखिएगा। आपसे पूछेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और आपको एग्जांपल दे देगा, तो एसएचएम वाला भी बात ध्यान रखिएगा। और नीचे आपको बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है। क्लास 9 के बेसिक वाला ही सब एमसीक्यू क्वेश्चन है, कुछ आपका स्टैंडर्ड लेवल का है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जनरल रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज, यानी मानव के सुनने के लिए क्या इसका रेंज है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। और ये जो नीचे जो पीडीएफ दी है इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह भी डिस्कस किया गया है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह को भी पढ़ लीजिएगा। यानी अभी इस पीडीएफ से आपका काम क्या है कि क्लास 9 लेवल का जितना बात बताया है सबका नोट्स तैयार कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे। और इसके बाद जो नीचे जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉन्सेप्ट भी साथ में लिखा गया है, तो कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लीजिएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ बताया भी गया है रेंज को लेकर के, कौन किस साउंड में बात करता है। आपसे एग्जांपल पूछ सकता है इंटरेस्टिंग में, हाथी किस में बात करता है, तो बिलो 20 हर्ट्ज में हाथी का फ्रीक्वेंसी क्या है? बिलो 20 हर्ट्ज। अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं चमगादड़ दिखाया गया है, बैट्स दिखाया गया है। देखिए यही क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में। अभी आपको ऊपर भी बताया है, और क्वेश्चन ये वाला टाइप का रह सकता है। साउंड वेव कौन से फॉलोइंग इफेक्ट को फॉलो नहीं करता है? पोलराइजेशन को, रिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को या डिफ्रैक्शन को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन। ध्यान रखिए कभी भी साउंड पोलराइजेशन यानी ध्रुवन को नहीं करता है, बाकी रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न वगैरह बनाता है। तो साउंड वाला ये क्वेश्चन याद रखिएगा। साउंड के स्पीड को लेकर के भी बात किए थे हम लोग। साउंड सबसे ज्यादा किसमें साउंड का स्पीड होता है? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। ये वाला क्वेश्चन कंडीशन इस तरीके से देगा, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू को इस तरीके से लिख करके VS, VL और VG, और आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा साइन बीच में उल्टा पुल्टा करके बना सकता है। बट हमेशा ध्यान रखिएगा
साउंड का वेलोसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड में, आफ्टर दैट लिक्विड में, आफ्टर दैट गैस में। यानी ग्रेटर का साइन कैसे कहाँ पे दिया गया है, ग्रेटर के साइन को देख लीजिएगा। इधर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो बेसिक है, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछिएगा नहीं, पीडीएफ में एक जगह था इसलिए आ गया है। और एम्पलीट्यूड के बारे में, आयाम के बारे में एक और बात, यानी जब साउंड जब कोई भी वेव होता है, जब वेव ट्रांसमिट करता है, यानी जब वेव आगे बढ़ता है, तो आपको पता है क्या है, मीडियम में डिस्टरबेंस लेकर के वेव आगे बढ़ता है, तो अपने मीन पोजीशन यानी इसका जो मेन पोजीशन है, इससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जो मैक्सिमम जो विस्थापन होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड हिंदी का मतलब क्या होता है, आयाम। तो ये जो आयाम है, आयाम का मतलब होता है अपनी माध्य स्थिति से जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी जो अधिकतम विस्थापन होगा, इसी विस्थापन को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये भी क्लास 9 का कॉन्सेप्ट था। तो एम्पलीट्यूड को लेकर के भी कुछ बेसिक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्वेश्चन बताया गया है कि अगर एम्पलीट्यूड लार्ज है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड अगर लार्ज है तो जो साउंड का जो वाइब्रेशन होगा वो कैसा होगा, फीएबल साउंड होगा, स्लिल साउंड होगा या लाउड साउंड होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, लाउड साउंड होगा। तो लाउड साउंड वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यानी साउंड को लेकर के जो भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं सब कॉन्सेप्ट पढ़िए। इसके बाद देखिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए पॉइंट में बताया गया है, डेसिबल क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है। अगर पूछा जाए कि साउंड का यूनिट क्या है, ध्वनि का ध्वनि की तीव्रता का, यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड का ऐसा यूनिट क्या है, तो बताना है, डेसिबल बताना है। तो कुछ जो नीचे जो पीडीएफ में दिया गया उसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम वैक्यूम में, गैस में, लिक्विड में या सॉलिड में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड में ना, सॉलिड। स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बात हुआ है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और थोड़ा सा ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड वेव एयर में क्या होता है, 330 मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद साउंड वेव का नेचर कैसा होता है, साउंड वेव किस प्रकार का होता है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिशनल, और ट्रांसवर्स दोनों या इनमें से कोई नहीं, या फिर खाली लॉन्गिट्यूडिशनल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिशनल, यानी अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है साउंड वेव। दोनों कैसे हो जाएगा, साउंड वेव का नेचर दोनों थोड़े है, लॉन्गिट्यूडिशनल वाली है। फिर नीचे आपको कॉन्सेप्ट वगैरह लिखा गया है, तो कॉन्सेप्ट वगैरह को देखते जाइएगा, थोड़ा सा याद करने में आपको आसानी होगा। सर मॉक टेस्ट कब होगा जीएस का? जीएस का मॉक टेस्ट आज है ना, जीएस का मॉक टेस्ट आज है, और उसके बाद साइंस वगैरह का भी एक दिन मॉक टेस्ट लेंगे, 1-2-3 दिन में ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे ही 2-3 चैप्टर का खत्म होता है तो फिर एक दिन मॉक टेस्ट ले लेंगे साइंस का भी। सर जितना इम्पोर्टेंट बताया है उसमें से ही ना लीजिएगा। हाँ हाँ, नहीं, जितना इम्पोर्टेंट बताया उसी में से लेंगे, हमको पता है कौन कौन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्या है कि टू सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य। यहाँ देखिए दिखाया भी गया है, वेवलेंथ का मतलब क्या है, टू सक्सेसिव यानी दो क्रिस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो बहुत अच्छा सा पिक्चर वगैरह सब दिया गया है, सबको देखिए, समझिए और रिवाइज कर लीजिए। बचा क्लास 11 वाला, तो क्लास 11 वाला कॉन्सेप्ट हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। जो भी क्लास 11 का इंपॉर्टेंट पार्ट है इससे, उसको हम लोग देख लेंगे। फिर वही चीज हिंदी में भी दिया गया है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा, जितना काम बोले इसको कर लीजिएगा, नोट्स इसका तैयार कर लीजिएगा सारा बेसिक से, और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन नीचे रिवाइज कर लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में नीचे दिया गया है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। 3 काम इस पीडीएफ से कर लीजिएगा, इस पीडीएफ से 3 काम कर लीजिएगा तो सारा इसका बेसिक खत्म हो जाएगा। कह सकते हैं 2 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा साउंड एंड वेव से, ठीक है ना। और किसी को कुछ प्रॉब्लम बोलिए। सर 3 बजे से है ना? हाँ वो वाला 3 बजे से है ना, 3 या 3:45 से, कौन से टाइम में था सर 3:45 3:45 में है ना, तो 3:45 में रह जाएगा।
जो क्लास है ना कॉमन पेपर का, उसी क्लास में टेस्ट हो जाएगा। लगभग लगता है कि 252 एमसीक्यू उसमें था, और 252 में से जितना इंपॉर्टेंट था सबका हम एक बार दो क्लास करके खत्म करवाए थे, और उसमें से लगता है कि 50 प्लस के आसपास कि 100 के आसपास बना था मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसका पूछ लेंगे। हाँ 100 के आसपास तो 70-80। हाँ तो 70-80 जो भी है उसको पूछ लेंगे, तो वो आपका जनरल साइंस का पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और ये वाला पोर्शन खत्म कर लीजिएगा। बाकी मैथ वाला दे चुके हैं, पीडीएफ भी दे चुके हैं, मैथ वाला क्लास अपलोड भी हो गया है। और बार बार बता रहे हैं कि जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो वहां एक लिंक रहता है। वो लिंक आपका प्लेलिस्ट का है, साइंस का जितना सारा वीडियोज है उस प्लेलिस्ट में जमा होते जा रहा है। कॉमन पेपर का जितना भी क्लास हो चुका है वहां रीस्टोर है, सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा व्हाट्सएप का ग्रुप का। सर जनरल एप्टीट्यूड का कल का मैथ वाला नहीं आया सर। सर जनरल एप्टीट्यूड का कर दिए हैं अपलोड? हाँ सब वहाँ अपलोडेड है, उसको आप देखिएगा ना, सब अपलोडेड है। कल तक का सब अप टू डेट अपलोडेड है। कल तक का जितना क्लास हुआ सब अपलोडेड है। आज का इंग्लिश वगैरह जो क्लास हुआ आज का अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन कल तक का सब अपलोडेड है, आप चेक कर लीजिए। मैथ भी सर? हाँ मैथ भी अपलोड हो गया है। कल जो मैथ हुआ है वो भी अपलोड हो चुका है। मैथ वाला क्वेश्चन भी दे दिया, क्वेश्चन बना करके उसको भेजिएगा। ठीक है ना, मैथे वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, जिसको खत्म कराने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और मैथ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, क्योंकि पूरी 11 और 12 का पूछ देता है। और वो जो क्या कहते हैं नंद किशोर जी अभी ग्रुप में है भी, अभी आप लाइब्रेरी में है या फिर नॉर्मल आप बोल सकते हैं? तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दीजिए, 2022 का क्या था हाल, कैसा क्वेश्चन का लेवल था? नंद किशोर जी से कह रहे हैं कि वो भी लाइब्रेरी में है। अच्छा लाइब्रेरी में ही है। क्या क्वेश्चन का लेवल क्या था? ये सब मैथ का लेवल क्या था? 11-12 था ना मैथ का लेवल? देखिए वो मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, मैसेज के फॉर्म में आपको बता रहे हैं। मैंने आपको बताया भी, मैं भी टेस्ट दिया हूँ, और जो टेस्ट दिए उनको भी पता है। मैथ का जो लेवल होता है वो क्लास 11-12 का मैथ का लेवल होता है। फिजिक्स का जो लेवल होता है वो 9, और कुछ चैप्टर का 11 का लेवल होता है, कुछ में 12 का, मतलब मैक्सिमम 9 से होता है। और केमिस्ट्री का जो लेवल होगा वो प्योरली अपना क्लास 11 और 12 से होगा केमिस्ट्री का लेवल। तो ये हो गया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो का जो लेवल होता है वो भी क्लास 9 से मैक्सिमम होता है। हम क्लास 9 के लेवल ही मिनिमम लेवल है, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम लेवल सब क्लास 9 का ही होता है। और मेन बात है कि क्वेश्चन पेपर पटना यूनिवर्सिटी बाहर आने नहीं देती है। क्वेश्चन पेपर एक तो बाहर आने नहीं देती है, और कभी सिलेबस नहीं इसका जारी करती है। तो इससे क्या हो जाता है, बच्चा को लगता है पूरा 11-12 पढ़ के चल जाए, और होता है क्या कि क्वेश्चन का लेवल बहुत लो लेवल का पूछ देता है, और तैयारी उस लेवल का होता नहीं। मतलब बहुत को तो याद होता है, लेकिन बहुत कोई को याद नहीं होता है बच्चा लेवल का, यानी क्लास 9 लेवल का। तो वैसा में बच्चा गड़बड़ा जाता है। इसीलिए हम लोग बेसिक भी कवर करवाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो सब आपको कवर करवाते हैं। टेस्ट में आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा आपको अफसोस तो टेस्ट में नहीं होगा कि ये चीज पढ़ाए नहीं थे सर, या ये चीज के बारे में बताया नहीं थे। सीरियसली आप देखिएगा तो सब क्वेश्चन जितना पढ़ाएंगे, जितना पढ़ा रहे हैं, सब उसी से रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, फिर तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, सब चीज कंप्लीट कर लीजिए, और जो दिक्कत हो ग्रुप में बताइए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आते जाएगा। ठीक है ना? So फिर thank you to all of you to attending this class. Thank you, सबको अपना अपना कंप्लीट कर लीजिए।